लोग मेरे साथ चलते हैं वाई दे आर फेमस फॉर मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फारूक साहब ने कहा अगर ऐसा होगा तो खून की नदियां बहेंगी। उन्होंने हालफ उठाया, बहाउद्दीन चले गए, न खून की नदियां ही बही बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने प्रेफरेंस ये रही पॉलिटिकल स्लोगनिंग की, इमोशनल चीज़ों को अटैच करने की, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग सफ़र कर रहे हैं। 47 देख लीजिए, 47 में आप किस मरहले पे थे, कहाँ यहाँ की इक्तिसादियात थी, यहाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद फिर आपका स्वागत करता हूँ पी न्यूज़ की एक और ख़ास मुलाकात में। और आज हमारे साथ कश्मीर की सियासत की एक बहुत ही मायानाज हस्ती हमारे साथ हैं जनाब गुलाम हसन मीर साहब। और आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे कई पहलुओं पे। और मेरे साथी ज़ुबैर भी हैं, और हम दोनों मिलके गुलाम हसन मीर साहब से जानना चाहेंगे कि अभी जो कश्मीर के हालात हैं और अभी फ्यूचर जो हमारा है, जो और माजी के बारे में भी कुछ सवाल हम जानना चाहेंगे। तो गुलाम हसन मीर साहब, बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया बी न्यूज़ के इस खास मुलाकात में। और सबसे पहले जो मैं जानना चाहूँगा, आपका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है। अगर हम कहें तो आपने एक मरहला देखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, कांग्रेस का भी, और आप फाउंडर मेंबर रहे पीडीपी के भी। उसके बाद आपने एक अपनी पार्टी भी लॉन्च की थी, और अब आप एक नई पार्टी जो है जिसका नाम ही अपनी पार्टी है, उसके भी आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा कि खम्बे हैं, स्तून हैं। तो ये इतना जो लंबा मरहला जो आपने किया, तो आप इसके बारे में एक छोटा सा अगर बात बताना चाहें कि किस तरह से आप अपने इस माजी को देखते हैं, और अब आप किस तरह से अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, और स्टेट के फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं। जब मैं सियासत में आया, मैंने सियासत में 1976 में कदम रखा। वो ज़माना था जब रायशुमारी को ख़त्म करके एक नई सियासी सोच उभर के आई थी। तो उस वक्त भी जो यहाँ अलहदगी की सियासत या कश्मीर तनाज़े की सियासत थी, उस सियासत से हटके जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो मरकूज़ की गई थी। उसी वक्त मैं सियासत में आया, फिर मरहले बनते गए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो महाजराई शुमारी थी वही कन्वर्ट हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो उस वक्त इन्होंने ये स्टैंड लिया था, अब रायशुमारी ख़त्म करने के बाद, कि हम मरकज़ी कवानीन का जायज़ा लेंगे, कौन से कवानीन जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में होंगे और कौन इनके हक़ में नहीं होंगे, उनको ख़त्म कराएंगे। उसके लिए एक कमेटी बन गई। जब उस कमेटी ने कई सिटिंग्स की तो पता चला कि नहीं, वहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है जो लोगों के हित में नहीं है, लिहाजा ये एक्सरसाइज ही बेमकसद है। इसके बाद 82 में शेख साहब फौत हो गए, तो 83 में इलेक्शंस हो गए। 83 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड यह था, जिसमें मैं भी कैंडिडेट था। बड़ी शिद्दत से हमने उस वक्त कह दिया कि दफ़ा 370 का मानी ये होता है कि जम्मू कश्मीर का ही चीफ सेक्रेटरी भी होना चाहिए, चीफ जस्टिस भी जम्मू कश्मीर का ही होना चाहिए, और पुलिस डीजीपी अपना ही होना चाहिए जम्मू का। चूँकि जो 83 का इलेक्शन हुआ उसमें दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो फारूक साहब ने मुखासमत का रवैया अपनाया, मुखालिफत का रवैया अपनाया,
उस वक्त के 83 के इलेक्शंस में बड़ी पोलराइजेशन हो गई जम्मू और कश्मीर के दरमियान। तो उस वक्त चूंकि फारूक साहब को एडवांटेज था उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि शेख साहब सितंबर में गुजर गए थे, तो ये जून जुलाई में इलेक्शंस थे, तो एक सिंपैथी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई। लेकिन जीत गई थी पॉलिटिकल इशू इस पर कि आर्टिकल 370 जो है चीफ जस्टिस वगैरह इसी पे। जो ही हुकूमत बन गई फारूक साहब की, तो चूँकि उस वक्त इंदिरा जी दिल्ली के अंदर प्राइम मिनिस्टर थी, उसने इसको सियासी तौर गलत साबित करने के लिए जो इसका नारा था, ऑर्डर नारा था, उस नारे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र करा लिया। उस वक्त जस्टिस बहाउद्दीन थे चीफ जस्टिस, उसको आसाम ट्रांसफ़र किया गया और यहाँ केरला के एक जज को लाया गया जो वीवी खालिद के नाम से जाने जाते थे, उसको लाया गया। मुझे याद है असेंबली में उनके आने से पहले लॉ मिनिस्टर मिस्टर प्यारेलाल हुंडू थे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट किसी भी कीमत पर यहाँ के चीफ जस्टिस को तब्दील नहीं कर सकती है। और फारूक साहब ने कहा अगर ऐसा होगा तो खून की नदियाँ बहेंगी। 2 दिन गुजर गए, वीवी खालिद आए, उन्होंने हलफ उठाया, बहाउद्दीन चले गए, न खून की नदियाँ ही बही, न सुप्रीम कोर्ट के इसको चैलेंज किया गया कि वाकई उनको हक था या नहीं। मीर साहब, आपके इस किस्से से लग रहा है कि जो ये आपने बिल्कुल बयान कर दिया है, जो आज जो है पिछले 30 साल से यही हाल है और आप इसी हाल को लगातार देखे जा रहे हैं, तो आज इतने साल की सियासत के बाद आप क्या सोच रहे हैं कि जो आप इसका हिस्सा भी रहे कई पार्टीज के साथ, आप मिनिस्टर भी रहे, तो आज आपको पीछे मुड़ के देखते हुए खुशी होती है, गम होता है कि अभी भी आप होपफुल हैं? देखिए, मेरा मानना है जब आप मुझसे ज़ाती सवाल पूछेंगे या सियासी सवाल पूछेंगे या रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे, मैंने जब शुरुआत की मैंने शायद कुछ सियासी इक्तसाबात की ही शुरुआत की। जम्मू कश्मीर की सियासत जो है इसमें जज्बाती उनसर रहा है। हमेशा से लोगों को कभी रायशुमारी, कभी आर्टिकल 370, कभी ऑटोनॉमी और कभी सेल्फ रूल की भी बातें हुई। यानी वो अनअचीवेबल नारे दिए गए जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है सेटल नहीं हो पाए, या खासकर यहाँ का नौजवान, जिसको मैं आज समझ रहा हूँ जो मुसीबत और मुब्तला में है वो हमारा नौजवान है। उसकी 2 प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ की सिक्योरिटी भी नहीं है, उसके रोज़गार की भी सिक्योरिटी नहीं है। बुनियादी तौर यह है कि उसको हमने सेटल ही नहीं होने दिया। ठीक है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और एम्बिशंस जो कॉमन लोगों के हैं, उसमें यह भी है कि यहाँ बहुत बड़ा तबका नहीं रहना चाहता है हिंदुस्तान का हिस्सा। उनके जहनों में कभी ये बिठाया है, कभी पाकिस्तान जाएंगे, रायशुमारी होगी, पाकिस्तान जाएंगे, उधर जाएंगे, कभी यही नारे दिए गए, ऑटोनॉमी होगी, सेल्फ रूल होगा, ये होगा, तो वो उन्हीं नारों में फंस गया। नतीजतन हमारा नौजवान आजकल उसकी ज़िंदगी इनसिक्योर, उसकी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इज़ द मेन कंसर्न विच आई फील इज़ दैट। तो इसमें आपके तजुर्बात और मुशाहिदात से हम क्या अक्स कर सकें, क्या वजह रही कि हम इस चीज़ से बाहर नहीं आ सके, हम क्यों उसी में जकड़े चलते? देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पाकिस्तान भी है और हिंदुस्तान भी है। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, इलाहक भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से कहा कि मेरा हक यहाँ बनता है, लोगों से पूछना चाहिए, पेलबिस्ट होना चाहिए। तो एक डिस्प्यूट रहा
اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے لوگوں نے، جموں کشمیر کے لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس لیکن میں آپ سر لوگ جو نمائندے آگے بھیج رہے تھے، میں نے کہا نا الیکشن کے وقت لوگوں کے جذبات کو ابارا جاتا تھا، اچھالا جاتا تھا. بعد میں یہی مسئلے تھے، سڑک ہے، پانی ہے، نوکری ہے، سکول ہے، کالج ہے. پھر 5 سال تک یعنی آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان لیڈران کو جو لوگوں کو اس چیز کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر اقتدار میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو نعرہ بازی، یہ سیاسی لیڈروں کے لیے ایک راستہ بن گیا جذباتوں کا استحصال کر کے پاور میں آنے کا. تو پھر سر آپ کہنا چاہیں گے جو ہماری قیادت رہی، جس میں بہت حد تک آپ بھی شامل رہے اور اب آپ کی جو ایک نئی پارٹی بنی ہے، اس میں تقریباً وہی سب پرانے لیڈر ہیں، وہی چہرے ہیں جن کی آپ کہیں نہ کہیں بات کر رہے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں. تو کیسے یہ پرانے چہروں کے ساتھ آپ ایک نیا ویژن کیسے دے پائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جس وقت ہم نے پی ڈی پی بنائی تھی، اس وقت جب یہاں کے لوگوں کا آپ خیال کریں گے تو ہر کسی نے کہا یہ دلی کی پیداوار ہے. جی آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس وقت بھی ہمارا یہ ماننا تھا جو یہاں ایک ہی جماعت کا قبضہ ہے، اس کے لیے لوکل آلٹرنیٹیو کی ضرورت ہے، لوکل آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے. تو اس میں ہم نے مفتی صاحب کی قیادت میں ہی نیا آلٹرنیٹیو دینے کی کوشش کی. حالانکہ وہ دلی میں رہ چکا تھا، وہ ہوم منسٹر بھی رہ چکا تھا، یہاں بھی منتری رہ چکے تھے. میں ان چیزوں کو ایکسپیرینس لیتا ہوں، میں ان چیزوں کو نیگیٹو نہیں لیتا ہوں، میں ان چیزوں کو پازیٹیو لیتا ہوں. جب ہم نے پی ڈی پی بنائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، پی ڈی پی جب لوگوں کے دلوں میں بس گئی، کیسے بس گئی؟ اٹ واز ناٹ بیکاز آف سلوگننگ اور بیکاز آف دا فیکٹ وہ کچھ طوفانی قدم اٹھائیں گے. پی ڈی پی کی ریکگنیشن اس وجہ سے ہوئی کہ پی ڈی پی نے اس وقت جو یہاں ظلم و جبر کا دور تھا، نیشنل کانفرنس کے دور میں پوٹا تھا، یہ ٹاسک فورس تھا، انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا. پی ڈی پی کی سرکار میں آنے سے لوگوں کو راحت ملی، لوگوں کو سکون ملا، تو لوگوں کو لگا کہ نہیں، پی ڈی پی اچھی جماعت ہے. جس طریقے سے یہاں میں ایک بڑی بات آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، جب میں شیخ صاحب کی ہسٹری کو دیکھتا ہوں، اس کی پولیٹیکل فلاسفی جو رہی ہے، پولیٹیکل سٹرگل جو رہی ہے، وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہی ہے. اور اس کے کنٹروورشل رہنے سے جموں کشمیر کے لوگوں کو تکالیف بھی اٹھانا پڑی. لیکن اگر اب بھی ایک طبقہ شیخ صاحب کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے اور لیڈر تسلیم کرتا ہے، اور میں بھی یہ مانتا ہوں کہ ابھی تک جموں کشمیر میں اس کے قد کا، اس کی فالوئنگ کا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا ہے. لیکن اس کا کنٹریبیوشن جب آپ دیکھیں گے، سیاسی طور پہ اس کے کنٹریبیوشن کو نہ دیکھیں، اس کا اکنامک ریولوشن جو اس نے لایا، لینڈ ٹو دا ٹیلر، مارگیج سسٹم ختم کرنا، بیگاری سسٹم کرنا، یعنی اکنامک ایشوز کو جو ہینڈل کیا، اکنامک ایشوز کو جو ایڈریس کیا گیا، وہ اکنامک ایشوز میٹر کرتے ہیں. لیکن پھر جب ان سکسیسو پیریڈ وہ لوگوں کا معیاری زندگی ٹھیک کرنا پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے پریفرنس نہیں رہی، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے پریفرنس یہ رہی پولیٹیکل سلوگننگ کی، ایموشنل چیزوں کو اٹیچ کرنے کی، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ سفر کر رہے ہیں. اور اب ایسی سیاست کی ضرورت ہے جو جذباتی نعروں سے لوگوں کو نکالے. یہ سہل بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے. جب میں یہ کہتا ہوں، اوور
ओवर द ईयर्स जो हमारा नैरेटिव बन चुका है, हमारी सोच बन गई है, जो इसके खिलाफ कहता है वो उसको गद्दार लगता है, जो इसके हक में बात करता है उसको वही प्यारा लगता है। जो ये भरोसा टूट गया है पॉलिटिशियन से। भरोसा नहीं टूटा है, किसने कहा है? ये गलत बातें या आप मीडिया की ये बातें भरोसा। इस वक्त भी गुलाम हसन मीर के बारे में आपने कहा इसलिए ये जमात बनाई, ये जमात ही आपकी नजरों में ये एक गलत कदम है, लेकिन जो लोग मेरे साथ चलते हैं वाई दे आर फेमस फॉर मी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स every politician has contributed in the development of the society. बस बात सुनो, मैं जज्बाती बात नहीं कर, everybody has contributed it and it is those leaders personal contribution जो उनकी यहाँ पर साख बनी हुई है, सपोर्ट बेस बनी है, it is in their कंट्रीब्यूशन। जब ओवरऑल स्टेट में आप देखेंगे एक नजरियाती सोच, एक सही अप्रोच, उसमें लीडरशिप जैसे आपने कहा अभी लीडरशिप का फुकदान रहा है, लीडरशिप नहीं आई जो कौम को एक दिशा दे देती, एक दिशा दे। तरफ से आप कह रहे हैं कि हमारे लीडर्स जो हैं उन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेला, तभी हम इस मुश्किलात से दो चार हैं। At the same time you are saying कि they have contributed a lot. Why not? तो ये contradiction। well, ये contradiction है, ये reality है, ये reality है। जब मैं आपको ये कहता हूँ, मैंने ये एक साइड लिया कि जज्बात कैसे लिए, लेकिन जब आप दूसरा सेक्टर लेंगे, मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को जो पॉलिटिकल लीडर्स को गंदी नाली के कीड़े, चोर, डाकू वगैरह कहते हैं। ज़रा आप देख लीजिए, कोई ईयर तो बेस लाइन बनाइए, 47 देख लीजिए, 47 में आप किस मरहले पे थे, कहाँ यहाँ की इक्तिसादियात थी, यहाँ की एजुकेशन थी, यहाँ की रोड कनेक्टिविटी थी, यहाँ की प्रोडक्टिविटी थी, यहाँ की इकोनॉमी हालत थी, और तब से आज क्या है। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट कि सब कुछ लुटा ही दिया गया है, इट इज़ नॉट दैट, लेकिन कुछ लुटाया जरूर। मैं कहता हूँ कि परहैप्स जो हुआ मिसलम पिछले 30 साल से इतना खून खराबा हुआ, शायद खून खराबा नहीं होता। दैट इज माय पॉइंट। खून खराबा नहीं होता, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होती, इन्वेस्टमेंट आई होती, यहाँ खुशहाली और तरक्की का दौरा होता, वो प्रॉब्लम है। और ये कहना कि कुछ हुआ नहीं, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट व्यू। सर मैंने आप ही को कोट किया था, यू सेड दिस के लोगों के जज्बात के साथ खेला गया। इसके साथ हम बात सर आपके साथ जारी करेंगे, एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicapttrust.in पर दस्तयाब हैं।